बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 185 मुलाहिज़ा फरमाएं। कसम खुदा की मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, उसने दांत पीस कर कहा। यह बात हम कई बार सुन चुके हैं और कई लोगों से। मोहसिन ने कहा, इस बात को काबू में रखो। मैंने मशवरा दिया, वो गलती मत करना जो ट्रक ड्राइवर ने की थी। जिस तरह तुम फ़र्ज़ की अदायगी के ख्याल से गाफिल नहीं होते, ऐसे ही हम अपनी हिफाजत के ख्याल से कभी गाफिल नहीं होते, मोहसिन ने कहा और उसे धकेलता हुआ ले गया। मैंने संदूक पर ऐसे लात मारी जैसे ड्रम बजाने वाला कभी कभी पैरों के नीचे रखे हुए ट्रे ड्रम को ठोकर मारता है। इससे गूंज सी पैदा हुई। ख्यालो हजरात, मैं बाहर की दुनिया से बोल रहा हूँ। मैंने खुशदिली से कहा, आप लोग इतने गुमसुम क्यों हैं? कुछ गपशप करें। इतने लोग हैं और सब चुप हैं, और कुछ नहीं तो खुदा का शुक्रिया अदा करें कि मौत इतनी करीब आई और आके टल गई, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ रहम दिल हैं और बेसबब खून रेजी नहीं करते। यकीनन आप सबको बहुत एहतियात के साथ मुंतखब किया गया होगा। आप सब जुरात और हिम्मत में लासानी होंगे और मुमकिन है तरबियत याफ्ता कमांडो हो, लेकिन इस वक्त हकीर चूहों की तरह इस चूहे दान में बंद है। मेरे पास स्टेन गन है, इसका एक राउंड चला दूं तो गोलियां दूसरी तरफ से निकलेंगी आप सब की अरवाए खबीसा के हमरा। खौफ से आप में से किसी का पेशाब तो नहीं खता हो गया? मेरे अल्फाज का फौरी रद्द-ए-अमल हुआ। अंदर से किसी ने बाक्स पर सर या मुक्का मारा और मुझे एक फहश तरीन गाली दी। वड्डे सूरमा मैनू कल्ले नू बाहर आवन दे, फिर मैं दसांगा तैनू। फिर अंदर से गोलियों की बौछार हुई। एक शख्स के बोलने से सबकी मौजूदगी का राज फाश हो गया था। उनका असला यकीनन उनके साथ था, लेकिन वो मुझे देखे बगैर इस्तेमाल कैसे करते? इसके अलावा उन्हें नकलो हरकत के लिए जगह दरकार थी। एहतियातन मैंने अपनी जगह बदल ली और बच गया। किसी ने अंधाधुंध फायर किए और गोलियां टीन की चादर में सुराख करती निकल गई। संदूक में नजर आने वाले छेद मुख्तलिफ फासलों पर जरा ऊपर नीचे थे। अगर मैं पुरानी जगह पर खड़ा रहता तो किसी ना किसी गोली का निशाना जरूर बन जाता। मैंने स्टेन गन के एक ब्रेस्ट मारने का सोचा और फिर इरादा बदल दिया। अंदर वालों ने खुद ही इश्तियाल में पागल हो जाने वाले को काबू कर लिया था। उनकी बातों से और इस महदूद जगह में होने वाली कशमुकश की आवाज़ों से यही जाहिर होता था। रिवाल्वर की हर गोली का धमाका अंदर गूंजने से सुनने वालों के कान वक्ती तौर पर जरूर सुन हुए होंगे, मगर ये आवाज़ें बाहर भी सकूते शब को मुंतशिर कर चुकी थी। खबरदार, जो फिर किसी ने ये हरकत की भून कर रख दूंगा, मैंने गुर्रा कर कहा और फौरन घूम किया। अब मैं मुखालिफ समत में संदूक के पीछे खड़ा था। मैंने शेख को लाश उठा के बाहर निकलते देखा। लाश बिल्कुल अकड़ चुकी थी। चुनाचू से एक तरफ से गालिब ने भी सहारा दे रखा था। करीब आने पर शेख ने मुझे यूं देखा जैसे मुझसे संदूक ना खोलने की वजह जानना चाहता हो। लाश को ऊपर उठाओ और ट्रक में लंबाई के रुख पर डाल दो, मैंने कहा। संदूक में ले जाते तो अच्छा था, शेख ने दबी दबी आवाज में कहा। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, मैंने कहा। वैसे भी अकड़ी हुई लाश संदूक में नहीं आ सकती, उसमें पहले ही काफी लाशें मौजूद हैं। लाशें? क्या तुमने उन सबको मार दिया है? खबीर, शेख चिल्लाया। तुमको यकीन नहीं आता तो इधर से आके ये सोराख कीन लो। मैंने संदूक की तरफ इशारा किया, मगर अंदर वालों ने गालियां देकर और मुक्के चलाकर मुझे झूठा साबित कर दिया। गालिब और शेख ने लाश को आधे खुले ट्रक की दीवार के ऊपर से गिरा दिया। तुम पीछे हटो, मैंने शेख से कहा। और मिर्जा गालिब, ट्रक में दूसरी लाश को लिटाने के लिए बहुत जगह है, ख्याल रखना ये पहले हमारे दोस्त थे। मैंने शेख की तरफ इशारा किया जो ऊपर चढ़ चुका था। शेख साहब से राव रसम ना की, शुक्र है जिंदगी तबाह ना की, मिर्जा गालिब ने शेख के सामने बैठ कर कहा। मैं सबको ठिकाने लगा के आता हूँ, मैंने डैडी को आवाज़ देकर कहा। मोहसिन मेरे साथ जा रहा है। जब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो इर्द गिर्द के रहने वाले दूर के मकानों से सर निकाल कर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये क्या डस डस हो रही है, ये की रोड़ा पाया जे। किसी बुजुर्गवार ने कहा। पटाखे ने चाचा, पटाखे, एक नौजवान ने ऐलान किया। क्यों, तेरे प्यो दी जंज सूर दे पुत्र, बुजुर्ग ने उस गुमराह को नैलान पर सीख पाव होकर कहा। इस साफ गोलियां दी आवाज है, हम जाए वारदात से अच्छे वक्त पर दूर निकल गए थे। किसी ने ट्रक का नंबर तो क्या, ट्रक भी गौर से नहीं देखा था। ये शेख ने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, मोहसिन ने फिक्रमंद लहजे में कहा। ना अपने साथ, ना बहन के साथ और ना हमारे साथ। उसके अमाल को अपने ज़ाब्ता इखलाक पर ना परख, मैंने कहा। यह सोच ले कि अब क्या करना है। शेख को किसी भी जगह उतार दे जहां से वो फौरन कुछ ना कर सके, मोहसिन बोला। उसने जगह देख ली है, सुबह होने से पहले सारे लाहौर की मुसल्ला पुलिस के साथ हमें घेर लेगा। अभी ना सही सुबह तो ये ठिकाना बदलना ही पड़ेगा, मैंने कहा। गालिब की हिमाकत से अच्छी खासी महफूज जगह भी गई और 18,000 भी गए। वो कौन से थे? हमारे माले खराम से थे, मोहसिन बोला। जगह भी दूसरी मिल जाएगी। मैं जगह के बारे में नहीं, अंदाजों के बारे में फिक्रमंद हूँ, मैंने कहा। हम उसे साथ नहीं रख सकते। तू कंबल को छोड़ता है क्या? कंबल भी तुझे छोड़ देगा, नूरे चशम, मोहसिन बोला। ये तो मजबूरी है,
नाजो की वजह से हमारे लिए खतरात में इजाफा हो जाएगा, हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह होगी कि नाजो के वालिदैन को बेटी की यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। उनकी रुसवाई अलग होगी और हमारे दुश्मन उनके भी दुश्मन हो जाएंगे। और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि उन्हें इस उम्र में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिले। मैं नाजो को मजबूर कर दूंगा कि वो वापस जाए। वो जबर के आगे झुकने वाली लड़की नहीं है, ऐसी की तैसी जबर करने वाले की। अरे भाई, उसको माँ बाप के घर पहुँचाना है, पहुँचा देंगे। मैंने कहा अपनी खुशी से नहीं जाएगी तो बंडल बना के छोड़ आएंगे, आगे वो खुद संभाल लेंगे। और नाजो जाएगी भी कहाँ, हम फिर रोपोश हो चुके होंगे। अगर उसे हमारे लिए कुछ करना ही है तो फिर वही करे जो उसे समझा दिया गया है। इस प्रोग्राम में शेख भी शामिल था। मोहसिन बोला, नाजो के साथ? नाजो चाहे तो अकेली भी वो काम कर सकती है। मैंने कहा शेख की अहमियत पहले भी सानवी थी, मगर यह नामुमकिन होगा। क्या शेख उसे इजाज़त देगा कि वो हमारे लिए काम करे और दिलावर के कैंप में घुस जाए, उसकी सेक्रेटरी बने? चौधरी दिलावर जैसे अफराद की सेक्रेटरी कोई नेक नाम नहीं होती। मोहसिन ने कहा, यह बात तो है, अगर शेख ने मुखालफत की तो नाजो कुछ ना कर सकेगी। खैर वो कुछ ना ही करे, उसका कुछ ना करना हमारे लिए कुछ करने से बेहतर होगा। मैंने कहा इस वक्त रात के 9:30 बजे थे। जहाँ सुबह और मेरी नादो की चौधरी दिलावर के साथियों से 10 बदस जंग हुई थी, वहाँ बंधेरा था और वीरानी थी जिसमें वक्फे वक्फे से गुजरने वाली कोई गाड़ी खलल अंदाज होती थी। वहाँ कोई लाश नहीं थी। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उस शख्स की लाश मुर्दा खाने भिजवा दी होगी, जिसकी गर्दन फुटपाथ से टकराने के बाद टूट गई थी। दूसरा मजरूद थाने में खुदकुशी कर चुका था और शायद उसकी लाश भी अपने साथी की लाश के साथ म्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी थी। सुबह तक इस तीसरी लाश को भी वहीं पहुंचना था। मैंने ट्रक रुकने से पहले इधर उधर देखा कि चौधरी दिलावर के सेक्रेटरी की लाश को किस बंगले की दीवार के साए में या झाड़ी के पीछे डालना मुनासिब होगा। उसी वक्त मैंने गालिब के चिल्लाने और फिर फायर करने की आवाज़ सुनी। जब मैं छलांग मार के उतरा तो मुझे कुछ फासले पर अंधेरे में 2 साए एक दूसरे के ताकुब में रवान नजर आए। बिलाशुबा इनमें जो आगे था वो ऐसा ही इकराम शेख था। वो न जाने कैसे गालिब को जुल देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। वो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मुस्तैद और फुर्तीला था, लेकिन ये काम जहानत के बगैर नामुमकिन था। यूं फैल कर जाने से वो 40-50 कदम की बर्तरी हासिल कर चुका था। अब वो चालाकी से काम देते हुए सीधा दौड़ने की बजाय लहराता हुआ भाग रहा था। अगर वो ऐसा ना करता तो यकीनन पहली गोली का निशाना बन जाता। हमारी फर्द जुर्म तो पहले ही कम तवील नहीं थी, इसमें कत्ल या इक़दाम कत्ल की एक और इल्ज़ाम का इजाफा किसी सूरत ठीक न था। इस इल्ज़ाम की संगीनी यूं भी ज़्यादा हो जाती कि जिस पर गोली चलाई गई थी वो पुलिस ऑफिसर था। उसका मुस्ताफ़ी होना फ़कत ड्रामा था। उसे तो बतौर ख़ास इस किस्म की इमदाद देकर हमारे पीछे लगाया गया था। वो दूसरे गुरोह का शिकारी था जो खुद को कानून का मुहाफिज समझते थे और हमें कानून शिकन। शिकारियों के इस दूसरे गुरोह में सब दुश्मन नहीं थे। उनमें अगर इकराम शेख जैसे पुराने और बुखरस दोस्त शामिल थे तो अंकल रिजवी जैसे मेहरबान और शफीक लोग भी थे, जिनकी इनायात और मोहब्बतों का बदला ना था। ये मेरी बदकिस्मती थी कि शेख और अंकल रिजवी अपने फ़राइज़ मनसबी के बायस उन्हीं का साथ देते थे जो रोज़े अव्वल से मेरी दुश्मनी पर मामूर थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही मेरा वास्ता शिकारियों के पहले गुरोह के नुमाइंदे उस्ताद पेडरू से पड़ा था, जो मुझे मीर शराफत के कत्ल में मुलव्वस करने पर मामूर था और उसने अपना काम बड़ी खुश असलूबी से किया था। फिर मुझे दूसरे शिकारी ले गए थे जिनमें इंस्पेक्टर हशमत खान से DSP सराज तक मुख्तलिफ सतह के लोग शामिल थे और उन्होंने भी मुझे ज़ेरे दाम लाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। पहली किस्म के शिकारी भी चौधरी दिलावर के ज़र खरीद थे और दूसरी किस्म के शिकारी भी उसके हुक्म के ताबे थे, जो एक तरफ अवाम के टैक्स से भरने वाले ख़जाने से तनख्वाह वसूल करते थे ताकि आवाम को कानून के ज़रिए जानो माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मगर दूसरी तरफ चौधरी दिलावर जैसियों से ज़मीर फरोशी का मुआवजा वसूल करते थे। अगर कोई कानून का नाम भी ले तो उसकी ज़बान पर ताले डाल दें या उससे काट दें। इस वक्त हम पुलिस के फैलाए हुए जाल में गिरफ्तार होने से बच गए थे, मगर अभी हम खतरे को अपने साथ लिए फिर रहे थे और हर जगह खतरे में थे। मैं नहीं चाहता था कि गालिब के हाथों शेख मारा जाए और यह भी मैं किसी तरह कबूल नहीं कर सकता था कि सूरत हाल इसके बरक्स हो। गालिब अपने दिफा का हक इस्तेमाल किए बगैर मारा जाए और हम एक अच्छे दोस्त के सहारे से महरूम हो जाएं। मैंने ट्रक की दूसरी तरफ से मोहसिन को दौड़ते देखा। गालिब गोली मत चलाना, मैंने चिल्ला कर कहा। गालिब के बढ़ते हुए कदम रुक गए। हमारी नज़र के सामने शेख ने जस्ट लगाई और एक बंगले की दीवार पर चढ़ गया। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक हो गया मोहसिन। मैंने मोहसिन का बाजू थाम लिया। वो हरकत में था। इस झटके से वो खुद भी ना संभल सका और मैं भी उसके साथ गिरा। इसी इत्तफाक ने हमारी जान बचाई। शेख ने दीवार पर रुककर फायर किया और गोली हमारे ऊपर से सनसनाती गुजरी। मैंने बेइख्तियार अपना रिवाल्वर उठा के फायर कर दिया। हालांकि अभी चलने में कबल ही मैं खुद गालिब को इस हरकत से रोकने के हक में था।
जब अपनी जिंदगी के वजूद और अदम का मरहला आया तो अकल की कोई दलील काम ना आई। ये तूने क्या किया? मोहसिन ने मेरी कलाई थाम ली और दीवार की तरफ देखा। उस पर खड़ा हुआ इकराम शेख का साया जो रात के अंधेरे में थोड़ा बहुत नजर आ रहा था वो गायब हो चुका था। तूने उसे मार दिया? हो सकता है वो अंदर कूद गया हो। मैंने कहा, गिरने के बाद हम गालिब के करीब हो गए थे। तुमने मुझे रोक दिया था वरना वो बच सकता था। गालिब ने हमारे करीब आते हुए कहा। जवाबी फायर की आवाज पर वो फौरन लेट गया था और दूसरी बार शायद सही निशाना लेने के मूड में था, मगर मोहसिन की आवाज पर उसने ये इरादा तर्क कर दिया था। मैंने भी उसका सही निशाना नहीं लिया था। मैंने कहा, बस जवाबी कार्रवाई की थी। हम जैसे भी हो यहाँ से निकलो, मोहसिन ने उठकर कहा। उसी वक्त शेख की चलाई हुई गोली रात के सुकूत को मुंतशिर कर चुकी थी। शेख इस बंगले के अंदर मोर्चा बंद है। मैंने मोहसिन को फिर जमीन पर खींच लिया। आगे खिसकते जाओ। उसके पास रिवाल्वर कहाँ से आया सिकंदर? मोहसिन बोला और मेरे साथ रेंगने लगा। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा, मिर्जा गालिब तुम बैठे थे उसकी निगरानी करके? वो उसने बड़ा धोखा दिया, बहुत अय्यार आदमी है। गालिब ने खफगी से कहा। मुझसे कहने लगा कि उधर लाश पड़ी है और जगह कम है, क्या मैं ड्राइवर के कैबिन में दीवार के साथ बैठ जाऊं? मैंने उसे साफ बता दिया था कि चालाकी से काम लोगे तो तुम्हारा ये फेल खुदकुशी कहलाएगा, मगर वो मेरी बात खत्म होने से कबल ही सिरक चुका था। वहीं बैठे बैठे उसने किसी खुफिया जगह से कोई रिवाल्वर बरामद कर लिया, उस संदूक के नीचे से या किसी खुफिया खाने में हाथ डालकर। बस मैं उसके हाथ को हरकत करते ना देख सका। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया होगा उसने। रिवाल्वर हाथ में आते उसने छलांग लगा दी। उस वक्त ट्रक भी रुक चुका था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है? मैंने कहा। हम तीनों एक झाड़ी के अकम में कच्ची जमीन पर पेट के बल लेटे और कीचुए की तरह अपने वजूद को घसीटते हुए तकरीबन 10 गज का फासला तय कर चुके थे। रगड़ से मेरी कूनियां छिल गई थी और जब मैं थोड़ा सा उठकर घुटने समेटता था तो सख्त जमीन मुझे शीशे की किरचियों का फर्श लगती थी। शेख हमें धोखा दे रहा है, मोहसिन बोला। हाँ, वो अभी यही जाहिर करेगा कि वो बंगले की दीवार के पीछे मौजूद है और फिर अचानक गायब होकर अंदर चला जाएगा। मैंने कहा। और अंदर से वो बासानी पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर लेगा। गालिब ने कहा। आखिर वो एक पुलिस अफीसर है और अपने बाइख्तियार होने का सबूत भी दे सकता है। इस किस्म की कोठी में फोन ना होने का कोई सवाल नहीं। वो हमें फायरिंग करके इस जगह दुबके रहने पर मजबूर करना चाहता है। मैंने कहा। उसे यकीन होगा ना कि जब तक हम ट्रक में रखी हुई लाश को ठिकाने नहीं लगा देंगे वापस नहीं जाएंगे? मोहसिन ने कहा। इमरजेंसी पुलिस 20 मिनट में पहुंच जाती है। मैंने कहा। शेख जानता है कि हम कहाँ हैं। पुलिस के आते ही वो हर तरफ से नाकाबंदी करा देगा, हम महसूर हो जाएंगे। गालिब ने खामते हुए कहा। इस ट्रक के अंदर रखे हुए बॉक्स में कम से कम 6 मुसल्लह सिपाही होंगे। मोहसिन ने कहा। भागने की बजाय अगर शेख एक फायर से ताला तोड़ देता तो बॉक्स में बंद सिपाह बाहर आ जाती, फिर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुकाबला करना पड़ता तो जरूर करते, इतनी आसानी से खुद को उनके सुपुर्द ना करते थे। और हो सकता है कि हम 3 मारे जाते और वो सब। अब देर से कुछ हासिल नहीं, लाश पड़ी रहे ट्रक में। मैंने पीछे देखकर कहा, हम निकल जाते हैं। पुलिस यहाँ से सीधी उधर जाएगी जहाँ राबिया और ख्वाजा नेक मोहम्मद हमारी बाखैर व आफियत वापसी के लिए दुआ गो हैं। हम तीनों एक साथ उठे और भागे। कोई गोली हमारे ताकुब में नहीं आई। ट्रक अब हमसे 100 गज के फासले पर मौजूद था। बज़ाहिर शेख हमारे अंदाजों के मुताबिक टेलीफोन कर चुका था। चुनाचे हमारे पास वक्त बहुत कम था और हमें बहुत दूर पहुंचना था। गवर्नर हाउस से बहुत पहले एक टैक्सी हमारे काबू में आ गई। उसका ड्राइवर रात के वक्त किसी ऐसी जगह जाने पर रजामंद ना था जहाँ से वापसी की सवारी मिलना या खुद अपनी वापसी मुश्किल हो जाए। लेकिन हमने उस पर वादे कर दिया कि वो मुंह मांगी कीमत पर तैयार ना हुआ तो हम उसे ज़बरदस्ती ले जाएंगे और फिर मुंह मांगी कीमत लेकर छोड़ेंगे। हमारे लहजे से ज़्यादा उसे रिवाल्वर के निजारे ने कायल किया जो मिर्जा गालिब ने उसे दिखा के फिर जेब में रख लिया था। सारा रास्ता वो हमारी मिन्नत समाजत करता रहा। देखो ठाकुर साहब, आप शहनशाह लोग होंगे। 10 साल तक मैंने दूसरों की टैक्सी चलाई, फिर ये टैक्सी भी किस्तों पर ली थी और अभी सिर्फ 2 महीने पहले कर्जा ख़त्म हुआ है। अब आप इसे डाके में इस्तेमाल करोगे तो मैं फंस जाऊंगा। टैक्सी पहले पकड़ी जाएगी, मैं उसके बाद पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद अल्लाह मेरी तौबा, पुलिस मुझसे आप लोगों का पता पूछेगी, मैं क्या बताऊंगा? हम तुम्हें अपना पता बता देंगे, परेशानी की कौन सी बात है? मैंने कहा। आप मजाक करते हो जी, पुलिस वाले तो यही फर्ज करेंगे कि मैं भी आपका साथी था। वो तकरीबन रोने लगा। मेरे मरने के बाद भी वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं बच भी गया तब भी टैक्सी तो गई ना रिश्वत में। ये क्या बक बक लगा रखी है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने उसे डांट कर कहा। बस जी आप मुझे बख्श दें। वो हाथ जोड़कर बोला और फिर जल्दी से स्टीयरिंग संभाल लिया। ऐसे हम किस किस को बख्शते रहेंगे? मोहसिन ने कहा। और कब तक? हाँ, सुबह से 3 को तो बख्श चुके हैं। ऐसी ही दर्दनाक अपील पर मैंने कहा, इतने रकीकुल कल्ब लोग हैं हम। भाई ये डाका डालने वाले कत्ल भी तो कर देते हैं। गालिब ने हमें याद दिलाया। टैक्सी ड्राइवर चिल्लाने लगा, हुजूर डाकू साहब, मेरी बीवी यतीम हो जाएगी, बच्चे बेवा हो जाएंगे। अच्छा भाई,
तुमको भी बख्श देते हैं, मैंने बेहद मजबूर लहजे में कहा। बस इसी जगह टैक्सी रोक दो, हम उतर जाते हैं और देखते हैं कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए। टैक्सी ड्राइवर की बदहवासी पर गालिब को खंसी आ गई। इस मरतबा कोई ऐसी टैक्सी रोकना जिसका ड्राइवर इतना बुज़दिल ना हो और बख्श देने की बात ना करे। मोहसिन ने मुझे डांटा। टैक्सी वाले ने हम सबको मशकूक नज़रों से देखा और टैक्सी रोक दी। ना हमारी सूरत डाकुओं वाली थी और ना गुफ्तगू। जब नीचे उतर जाने के बाद हमने उसे 50 का नोट दिया तो उसका शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया। उसने हमें बड़ी बेयकीनी के साथ देखा। आप तो शरीफ आदमी हैं, मैं बड़ा गधा हूँ, आप लोगों को डाकू समझा। हम शरीफ डाकू हैं गधे, मोहसिन ने गरज कर कहा और टैक्सी ड्राइवर खफा हो गया। वो बैरक में अपने सामने मुश्किल से 50 गज के फासले पर दिखाई दे रही थी, जहाँ से हम 1.5 घंटा पहले रवाना हुए थे। क्या हम रात को यहाँ क़याम करेंगे? गालिब ने कहा। अगर हम बेवकूफ़ हैं तो इतने नहीं, मोहसिन ने बुरा मान कर कहा। सब बंदोबस्त रखते हैं अजीज़म, हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? मैंने कहा। एक सूरत तो यही है कि हम दादे शुजात देते हुए यहीं जामे शहादत नोश करें, मोहसिन बोला। दूसरी सूरत यह है कि मैं किसी ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन कर दूं, हम कोई चार्टर्ड प्लेन मंगवा लें और यहाँ से जाकर कुतुब शुमाली पर पैराशूट से उतर जाएं। तीसरी और आखिरी सूरत भी बता दो वरना सूरत बिगाड़ दूंगा, मैंने कहा। तीसरी आसान सी सूरत यह है कि हम अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से भी गोल करें। हमारे मुकद्दर में यही खाना बदोशी है और ज़मीन के किसी गोशे में फना नहीं है, मोहसिन बोला। आज से पहले कब सोचा था कि एक जगह से उठे तो फिर कहाँ जाएंगे? चले जाएंगे कहीं, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा असबाब और अहले खाना, मैंने कहा। 2 जनाना सवारियां भी तो हैं, उनमें एक यरगमाली है, मोहसिन बोला। उसे हम यहीं छोड़ जाएंगे। अगर वो ना रुकी, गालिब ने कहा, उसका तो बाप भी रुकेगा। भाई तो रुका नहीं, बाप कैसे रुकेगा? गालिब ने हंस कर कहा। तुम लोग असबाब समेटो, मैं 1 हॉर्स पावर की रोल्स राइस लाता हूँ, मोहसिन ने कहा और दरवाजे के करीब से पलट गया। हमारी आवाज़ ने अंदर राबिया को मुतवज्जो कर लिया। उसने दस्तक से पहले खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। खैरियत रही ना? राबिया ने कहा। खैरियत? ये तो इस मार धाड़ और धोखे फरेब से भरपूर हसीना से पूछो, मैंने तलख लहजे में कहा। मुझे इल्ज़ाम मत दो, उसने मुझे धोखा दिया था, मैंने उसे सजा दी और उसको छोड़ दिया। नाजो गुर्राई वो अलग बात है, उसने तुम्हें सामने रखकर इत्मीनान हासिल करने का ड्रामा किया था। तुम्हें कोई सजा होनी चाहिए या नहीं, मैंने कहा। और तुम्हारी मासूमियत ने मुझे भी धोखा दिया, बल्कि हम सबको धोखा दिया। ये तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो चिल्लाई कि मुझे सब कुछ मालूम था। हाँ, तुमको सब कुछ मालूम था, इसलिए तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया और अचानक अपने साथ अपने भाई को ले आई। मैंने मुश्तइल होकर कहा, तुमने किसी से मशवरा नहीं किया? आखिर क्यों? सिकंदर, तुम्हारी कसम मेरी कसम कोई चीज़ नहीं। तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे भाई ने साजिश का इतना बड़ा जाल फैलाया। उसने तुमको यकीन दिलाया कि वो मुस्ताफ़ी हो चुका है। उसने तुम्हें कायल कर लिया कि वो तुम्हारी खातिर हमारा साथ देना चाहता है। वो पूरा बंदोबस्त करके यहाँ तक आया था और तुमको खबर नहीं हुई। मैं समझता हूँ तुम इतनी नादान तो नहीं हो, मैंने कहा। क्या तुम भूल गए हो कि उसने मेरी जान तक लेने की कोशिश की थी? नादू हिस्टरिया में मुबतला होने लगी, लेकिन नादम नहीं था और सीधी साफ बात यह है कि तुम्हें जाल बना के वो मुझे पकड़ने की कोशिश आइंदा भी करेगा। मैं ये खतरा क्यों मोल लूँ? मैंने कहा। ना तुमसे रब्ता होगा ना मेरे लिए खतरे की कोई बात होगी। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुमको साथ लेकर नहीं। तुम्हारा भाई कुछ देर में अपनी फौज साथ लेकर इधर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, नादू ने पीछे हटते हुए कहा। उसके लहजे में बेयकीनी भी थी, मिन्नत समाजित का अंदाज भी था, तो खोखली धमकी का रंग भी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने मुझसे क्या कहा था? वो हालात कुछ और थे जब हमने तुम्हें भी अपने साथ रखने का फैसला किया था, मैंने कती लहजे में कहा। और अब हकीकत खुलकर सामने आ गई है तो हम जानते बूझते कुएं में नहीं गिर सकते। तुमने तो हमारी 8वीं हिस्स का मजाक उड़ाया था सिकंदर बादशाह, डैडी बोला। हमने तो बता दिया था नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और तुमने देखा, इकराम शेख ने बहन को कायल कर लिया था कि वो भी अब हमारे साथ है और ये उसे हमारे पास ले आई। लेकिन वो दोबारा मुझे धोखा नहीं दे सकता, नादो चिल्लाई। मुझ पर एतबार करो खुदा करके। तुमने मुझसे कहा था कि मैं दिलावर का एतमाद हासिल करूं और उसकी सेक्रेटरी बन जाऊं और तुम्हें उसके अज़ाइम से बाखबर रखूं। मैं उससे भी ज्यादा करने के लिए तैयार हूं। वो सब कुछ अब मुमकिन नहीं रहा। तुम्हारा भाई उसकी इजाजत नहीं देगा और अगर उसने एतराज ना किया तो साफ बात है कि तुम्हें जरिया बनाकर वो हम पर नजर रखेगा। तुम उसका काम बहुत आसान कर दोगी। इधर तुमने हमसे राब्ता किया, उधर उसे खबर हो जाएगी। तुम्हारे हमसे मिलना, हमें टेलीफोन करना, किसी की मार्फत पैगाम देना या किसी को हमारे पास भेजना हमारे सब के लिए खतरे का सामान होगा। वैसे भी एक ही घर में रहते हुए ये कैसे हो सकता है कि भाई तो मुजरिमों की जान का दुश्मन हो और बहन उन्हीं मुजरिमों की आलाकार हो? वो भाई भी कोई अहमक नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर बहुत तेज चलते हैं, मगर उससे तुम शेख जैसे होशियार पुलिस अफीसर के शातिर ज़हन को शिकस्त देने का सोचती हो तो ये तुम्हारी खामख्याली है। बेहतर यही है कि तुम वापस जाओ। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि वापस नहीं जाऊंगी।
तुम मुझे जबरदस्ती वापस नहीं भेज सकते, नाजो चीख कर बोली। वो मुकाबले पर आमादा थी और उसका मुकाबला सिर्फ मैं ही कर सकता था। उसी वक्त मोहसिन अंदर आया और सबको साकत और सामत देकर ठिठका, तुम लोग सामान उठाओ और निकलो, मेरा सूटकेस गालिब उठा लेगा। मैंने कुछ देर बाद पुरसुकून लहजे में कहा और निगाह नादों पर रखी। शाही सवारी पीछे खड़ी है, मोहसिन ने कहा, लेकिन सबकी सूरतों पर तशवीश आमेज संजीदगी कम नहीं हुई। देर मत करो, मैंने सख्त लहजे में कहा, सामान निकालो, मेरी सूरत मत देखो। क्या तुम नहीं चलोगे? राबिया ने डरते डरते सवाल किया। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, मैंने नरमी से कहा। मोहसिन, इन सबको ले जाओ और मेरा इंतजार कर।